नहीं है। रिलीजियस फिलॉसफी हमारा टॉपिक है जो चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली द फॉर्म ऑफ गॉड और द टाइप ऑफ गॉड। ठीक है, ये बेसिकली कंसेप्ट जो होगा इसको हम स्टार्ट करेंगे। तीन मॉड्यूल, तीन फॉर्म, तीन टाइप, तीन कैरेक्टर्स बेसिकली हम कह सकते हैं गॉड के एक्सेप्ट किए गए हैं वर्ल्ड वाइड, चाहे वो इंडियन फिलॉसफी हो, चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी हो, चाहे कोई सी भी हो। पहले हम कोशिश करेंगे हम हमारी सोसाइटी को समझने की। सोसाइटी जब डेवलप होती है, सोसाइटी जब पीक पर पहुंचती है, तो वहां से कंसेप्ट ऑफ गॉड शुरू होता है। फिर उसके अंदर रिफॉर्म्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो फर्स्ट जब हम जंगल में रहते थे, नेचर के बहुत पास थे, एक कंसेप्ट वहां से आता है। धीरे धीरे हम जंगल से इंडिविजुअल होना शुरू हुए, पर्सनैलिटी पर आना शुरू हुए, तो सेकंड कंसेप्ट ऑफ गॉड वहां पर आता है। जब हमें लगा कि नहीं यार, गॉड जो है एज ए पर्सनैलिटी या एज ए इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, वो कुछ और होगा, तो फिर हमने उसको इंडिविजुअल नहीं माना और उसको कोई पर्सनैलिटी भी नहीं माना। विदाउट पर्सनैलिटी उसको एक कैरेक्टर माना और हमने गॉड को एक्सेप्ट किया। बेसिकली बेसिक फंडा यही है, द कंसेप्ट ऑफ गॉड और द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बेस्ड ऑन योर थॉट्स। आपके विचारों का खेल है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो उसको स्वीकार कीजिए, आप चाहें तो उसको अस्वीकार कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मुझे लगता है कि वो इस पत्थर में है तो वो उस पत्थर में हो जाएगा, मुझे लगता है वो इस दीवार में है तो वो दीवार में हो जाएगा। ये हमारी सोचने की बात है। प्लस हमारी जो परवरिश जिस माहौल में हुई है, हमारी सोसाइटी का जो एटमॉस्फेयर है, उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर ये डेवलपमेंट्स होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ टेबुला रासा मीन्स स्टार्टिंग में जब बच्चा होता है उसके अंदर कोई थॉट्स नहीं होते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। धीरे धीरे उसकी जो सोसाइटी है, उसके आसपास का एटमॉस्फेयर है, वो उसको नॉलेज देना शुरू करता है, एजुकेट करना शुरू करता है, चाहे वो रिलीजियस नॉलेज हो, चाहे वो सोशल नॉलेज हो, चाहे वो और कोई नॉलेज हो। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आफ्टर द टेबुलर रासा, दिमाग खाली होता है, मन में कोई विचार नहीं होता, धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखने की कोशिश कीजिएगा, एक बच्चा एक घर में पैदा होता है, 10 साल का जब वो हो जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि मैं हिंदू हूं या मैं मुस्लिम हूं या मैं सिख हूं या मैं ईसाई हूं या मैं कुछ भी हूं, और जो भी धर्म है मेरा, वो जब वो मतलब समझदारी जब उसमें आती है तब उसे ये बात पता चलती है। अगर आप उससे पूछें कि किसने बताई, कहेंगे मेरे पेरेंट्स ने बताई। अब मे बी पॉसिबल ये हो सकता है कि मान लीजिए मैंने एक किसी दूसरी कास्ट के बच्चे को अपने घर में अडॉप्ट किया, जो छोटा था, 1 साल का, 6 महीने का था। मैंने उसकी परवरिश करना शुरू किया और मैंने उसे कहा कि भैया आप हिंदू हैं, और वो कहे हाँ साहब मैं हिंदू हूं। उसे नहीं पता कि वो कहां से आया, वो क्या था, वो क्यों था, वो किस लिए था, बट मैंने जो उसको नॉलेज दी वही नॉलेज उसके लिए आगे तक जाएगी। यही कंसेप्ट चलता है रिलीजियस फिलॉसफी में। रिलीजियस फिलॉसफी बेसिकली, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ये बेस्ड ऑन डेवोशंस है, बेस्ड ऑन आपका जो लव है टू गॉड, टू नेचर, ये उसकी बात करती है। आप जैसी नॉलेज आगे डिलीवर करेंगे वही नॉलेज आपकी सोसाइटी में घूमती रहेगी लंबे टाइम तक, जब तक कि आपकी सोसाइटी डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो लोग कितने स्पिरिचुअल थे, नहीं थे, वॉट एवर, बट ये कंफर्म है कि वो कंप्लीटली मेटलिस्टिक लोग थे। 101% मेटलिस्टिक पीपल्स हैं वो, क्योंकि वहां पर आपको कोई एविडेंसेस ऑफ टेम्पल्स नहीं मिले हैं। वहां कोई मंदिर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, कोई गुरुद्वारा नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर। इट मींस वो लोग इतने ऊपर पहुंच चुके थे, इतनी ज्यादा साइंस का डेवलपमेंट हो चुका था कि उन्हें पता था कि ये जस्ट एक विचार है, जस्ट एक थॉट है और कुछ नहीं है, हमें अपना काम करना चाहिए, दैट्स इट। तो वहां पर जो लोग हैं उनकी मेंटलिटी अलग है, बट जैसे ही सोसाइटी खत्म होती है हमें नहीं पता कि वो क्या थे, क्यों थे, किस लिए थे। इसी तरह ये जब तक विचार होते हैं ये तभी तक सरवाइव कर सकते हैं जब तक कि आपकी सोसाइटी सरवाइव कर रही है। जैसे ही आपकी सोसाइटी खत्म होगी ये सारे के सारे थॉट्स भी खत्म हो जाएंगे उसके अंदर। तो स्टार्टिंग होती है जब हम नेचुरल थे, हम जब प्राकृतिक थे, तो द कंसेप्ट ऑफ नेचुरलिस्टिक गॉड, ये नेचुरलिस्टिक बात करेगा कि ईश्वर जो है वो प्राकृतिक सत्ता है। गॉड एक नेचुरलिस्टिक अप्रोच है, नेचुरलिस्टिक उसका एग्जिस्टेंस है, वो नेचर के अंदर है, वो नेचर के जैसा ही है, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सांख्य दर्शन कहता है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रकृति।
प्रकृति क्या है, जो सृष्टि के निर्माण से पहले रहती थी और सृष्टि के निर्माण के बाद भी रहती है, वही प्रकृति है। इसी तरीके से द नेचुरलिस्टिक थॉट जो है, इसका डेवलपमेंट हुआ हमारी क्यूरोसिटी से, हमारी जिज्ञासा से। जब हमें चीजें समझ में नहीं आई कि ये क्या है, ये कैसे होता है। जैसे ही मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसको आप जंगल में ले जाकर छोड़ दीजिए, वो जब देखेगा ये बारिश, ये पेड़, ये नदियां, ये समुद्र, उसको समझ में नहीं आएगा। और अगर आप उसे नॉलेज नहीं देते हैं कि ये भैया क्या है, तो शायद जिंदगी भर उसे समझ में ना आए कि वो क्या है। तो वहां से उसकी क्यूरोसिटी का डेवलपमेंट होता है, उसकी जिज्ञासा आगे बढ़ती है, वो थोड़ा मीमांसक होता है, और फाइनली वो ये कहता है कि मैं जिसको समझ नहीं सकता, या मैं जिससे लड़ नहीं सकता, या मैं जिसके आगे कमजोर हूं, उसको मैं मान लेता हूं एक नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल पावर, एज लाइक अ गॉड, एज लाइक क्रिएटर, जो भी आप इसको मानना चाहें। तो वहां से आपका डर जब था, आपकी क्यूरोसिटी जब पैदा हुई, तो डर प्लस क्यूरोसिटी इज इक्वल टू द डेवलपमेंट ऑफ गॉड। वहां से आपने डेवलपमेंट ऑफ गॉड किया, वहां से गॉड का कंसेप्ट आपने उठाया, और उसके बाद आपने फर्स्ट सेगमेंट डाला द नेचुरलिस्टिक फॉर्म ऑफ गॉड, कि वो प्राकृतिक है, प्रकृति की सभी घटनाएं वो चलाता है, वो प्रकृति के जैसा ही है, वो प्रकृति के अंदर रहता है, प्रकृति से बाहर कभी नहीं जाता है, whatever मीन्स फर्स्ट कंसेप्ट जो है वो हमारी सोसाइटी का इनिशियल फेज जो है उसके ऊपर बेस्ड है। सेकंड जब आता है, इसमें थोड़ा डेवलपमेंट जब मैंने किया, जब मैंने ये कहा कि भैया देखिए थोड़ा सा अब आप अंदर की तरफ झांकना शुरू कीजिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसॉफी, वेस्टर्न फिलॉसॉफी, इंडियन फिलॉसॉफी, अभी ये दोनों का कॉमन टॉपिक है। लेकिन जब मैं मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फिलॉसॉफी की बात करता हूं, तो वहां से जो कंसेप्ट आता है इंडिविजुअल का, पर्सनैलिटी का कंसेप्ट, वो है आपका द सेकंड फॉर्म ऑफ गॉड, जिसके अंदर कहा गया है गॉड एक इंडिविजुअल है, एक पर्सनैलिटी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये कंसेप्ट जो है बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस, चेतना के ऊपर बेस्ड है। चाहे मैं योग दर्शन की बात करूं, चाहे मैं सांख्य दर्शन की बात करूं, चाहे मैं अरविंद की बात करूं, या फिर मैं आपके लाइबनिट्ज की बात करूं, कंसेप्ट कॉन्शियसनेस के ऊपर बेस्ड है। इन तीनों ने एक ही बात कही है कि जब कॉन्शियसनेस हाईएस्ट हो जाती है तो वो इक्विवेलेंट टू गॉड हो जाती है। इट मीन्स गॉड का कंसेप्ट क्या है, ये पूरा मकान गॉड है क्या? नहीं, कॉन्शियसनेस जिसके भी अंदर होगी, और वो कॉन्शियसनेस अगर मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाती है, उसका डेवलपमेंट हाईएस्ट हो जाता है, तो वो पर्सनैलिटी ही गॉड बन जाएगी। बेसिकली यहां पर कॉन्शियसनेस का पूरा खेल किया गया है, रिसर्च किया गया है, साइंस को मिक्स किया गया है, लॉजिक्स को इसमें डाला गया है, और उसके बाद कोशिश की गई है कि कंसेप्ट ऑफ गॉड को हम प्रूफ कर दें। बट एक बात आप ध्यान रखिएगा, गॉड के कंसेप्ट को आप लॉजिकली प्रूफ नहीं कर सकते हैं। यह टॉपिक लॉजिकली प्रूफ होने वाला नहीं है। इसीलिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक रिलीजियस पर्सनैलिटी और एक फिलोसफिकल पर्सनैलिटी अगर दोनों आसपास बैठ जाते हैं, तो रिलीजियस वाला थोड़ा सा पीछे हट जाएगा। उसको पता है कि मेरे पास लॉजिक्स नहीं है और ये लॉजिक्स में मुझे मारेगा अभी, तो वहां पर डिस्कशंस नहीं होते हैं, वहां पर फिर हाथापाई होती है। ठीक है, तो इसीलिए एक फिलोसफर और एक रिलीजियस पर्सनैलिटी होते एक जैसे ही हैं, दोनों को नॉलेज है, बट रिलीजियस के पास डेवोशंस है, स्पिरिचुअलिटी है, डेडिकेशन है, बट लॉजिक्स नहीं है। वो जानने की कोशिश नहीं करता है कि मैं क्यों हूं या मेरा ईश्वर क्यों है, वो जस्ट उस पर बिलीव करता है कि ये होता है, दैट्स इट। मुझे इसको मानने से खुशी मिलती है, मुझे इसको मानने से मोटिवेशन मिलता है, मुझे इसको मानने से बहुत आराम मिलता है लाइफ में, दैट्स इट। मुझे क्यों जानना है? ये लोग कहते हैं कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर को सिर्फ बीमारी बताते हैं, डॉक्टर उसकी दवाई देता है। हम ये भी नहीं जांचते हैं कि वो दवाई किस चीज की है, उसमें कौन सा साल्ट है, वो साल्ट क्या काम करता है, वो कहां पर अटैक करता है, उससे मेरा क्या फायदा होगा, क्या फायदा नहीं होगा। हम कुछ नहीं करते हैं, हम जस्ट एक डेडिकेशन, एक डेवोशन होता है टू द डॉक्टर कि भैया उसने दिया है, दैट्स इट, मुझे खाना है, मैं ठीक हो जाऊंगा। और ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल पावर है कि आप ठीक हो जाते हैं। तो यहां पर जो रिलीजियस पर्सनैलिटीज है वो कहती है कि हर जगह पर आप लॉजिक्स का अगर यूज करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप सही हो, आप इससे अपना नुकसान भी कर सकते हैं। यहां पर कंसेप्ट ऑफ गॉड भी एक ऐसा ही टॉपिक है जहां पर आप लॉजिकली इस पे बात नहीं करेंगे। तो ये जो सेकंड टॉपिक है जहां पर गॉड को एज ए इंडिविजुअल और एज ए पर्सनैलिटी माना है, यहां इन लोगों ने कोशिश की है थोड़ा सा लॉजिकल होने की, बट ये कंप्लीट सक्सेसफुल इसमें भी नहीं हो सकते हैं। यहां पर बेसिकली गॉड को
मैं अगर कहूं कि उसकी बहुत सारी अप्रोच है, बहुत सारी प्रोसेस है, मैं कहूं कि अगर जो एलिमेंटल पावर है उसकी, एलिमेंट्री पावर्स जो है उसकी, एलिमेंट्री प्रोसेस जो है गॉड का, उसको इन्होंने डिस्कस किया है यहां पर। और 3 एलिमेंट्री कैरेक्टरिस्टिक्स गॉड की इन्होंने मानी है, जिसके अंदर स्टार्टिंग का वर्ड जो है वो कॉमन रहता है, वो है ओमनी। ओमनी, और उसके बाद 3 अलग अलग फॉर्म, 3 अलग अलग टाइप, 3 अलग अलग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मानी है गॉड की, जिसमें ये शो करना चाहते हैं कि वो कंप्लीट पर्सनैलिटी है, वो उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे महान कोई नहीं है, उससे पहले कोई नहीं था, उसके बाद कोई नहीं था, और वैसा कोई हो ही नहीं सकता। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट यहां पर एक शब्द जोड़ा गया ओमनी, और उसके बाद 3 अलग अलग फॉर्म, 3 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बना दी गई जो है। फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट है इसकी ओमनी पोटेंस। पोटेंस है तो उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में साइंटिफिक अप्रोच है, तो याद करने का तरीका दूसरा वाला वो है ओमनी साइंस। पोटेंस दे दिया, साइंस दे दिया, अब मैं क्या करूं, प्रेजेंस भी तो बताना पड़ेगा, तो ओमनी प्रेजेंस। ये 3 तरीके, 3 फॉर्म मानी गई है। हिंदी में अगर बताऊं तो इसका मीनिंग बड़ा इजी हो जाएगा आपका। फर्स्ट वर्ड जो है वो है ओमनीपोटेंस। ओमनीपोटेंस का मतलब क्या है, पोटेंशियल बहुत है, ताकत बहुत है, सर्वशक्तिमान है वो। ओमनी साइंस आप कहेंगे ओमनी साइंस का मतलब क्या हुआ, सर्व विज्ञान? नहीं, सर्व विज्ञान नहीं, विज्ञान मीन साइंस नहीं होता है। जस्ट एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, विज्ञान बेसिकली अ टाइप ऑफ नॉलेज है। जब आप मल्टी डायमेंशन नॉलेज करते हैं तो उसको हमने बोला है विज्ञान, विविध ज्ञान, द मल्टीपल नॉलेज और अ टाइप ऑफ नॉलेज, अ एक्सट्रीम नॉलेज, उसको कहा गया है विज्ञान। तो यहां पर ओमनी साइंस मीन्स सर्वज्ञाता या सर्वज्ञानी, इससे बड़ा नॉलेजेबल पर्सनैलिटी कोई नहीं है। सर्वज्ञानी, ज्ञानी भी हो गया, शक्तिमान भी हो गया। अब क्या करें, थर्ड ओमनी प्रेजेंस। प्रेजेंस मीन्स उसका एग्जिस्टेंस कब होगा, वो आज है, कल होगा क्या, परसों होगा क्या, उसके बाद होगा क्या, 10 साल पहले था क्या, इसको नाम दिया गया है सर्वभूत। अब देखिएगा, फर्स्ट है ओमनीपोटेंस। बेसिकली ये बताता है आपकी कि इसकी जो पावर है, चाहे वो क्रिएशन की पावर हो, चाहे वो डिस्ट्रॉय करने की पावर हो, चाहे वो आपको पालन पोषण करने की पावर हो, वो विदाउट लिमिट है। ये विदाउट लिमिट एग्जिस्टेंस है इसका। यहां पर उसकी ताकत का यही काम है, ताकत का यही कैरेक्टरिस्टिक है, ताकत का यही पैमाना है कि वो चाहे तो दुनिया का क्रिएशन कर सकता है और वो चाहे तो उसको खत्म कर सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये कंसेप्ट बेसिकली आपके इंडियन फिलॉसफी में भी चलता है, जहां पर हमने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कंसेप्ट एक्सेप्ट किया है कि वो ही क्रिएटर है, वो ही डिस्ट्रॉयर है और वही हमारे पालन पोषण करने वाले हैं। तो हमने क्या कहा कि जो हमारा सुप्रीम गॉड है उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो हमें पैदा भी करता है, वो चाहे तो हमें मार भी सकता है और वही चाहता है तो हमारा जीवन चलता है। इट मींस हमने कंप्लीटली सारा का सारा क्रेडिट जो है उन्हें दे दिया, ईश्वर को दे दिया, गॉड को दे दिया। हम कहते हैं ना तेरा तुझको अर्पण, तो पूरा यूनिवर्स आपको अर्पण, आप जो चाहे इससे कर सकते हो, आपको सब कुछ पता है। ताकतवर तो आप हैं ही, आपको सब कुछ पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, आपको हर चीज की नॉलेज है। यहां पर रिलीजियस फिलोसोफर ये कहते हैं कि आप इमेजिन कीजिए कि कहां बारिश होगी, बादल कैसे बनेंगे। अभी तक साइंस को अब जाकर ये बातें समझ में आने लगी कि बादल का हम आर्टिफिशियली बादल कैसे बना सकते हैं, हम आर्टिफिशियली कोई मून कैसे ऊपर भेज सकते हैं, हम सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल कैसे भेज सकते हैं। ये तो नेचर को पहले से पता था। आज हमें मालूम पड़ता है कि हम आर्टिफिशियली
बेसिकली कोई मेटल कैसे बना सकते हैं, ये कैसे बना सकते हैं, बट फिर भी आज भी आप कंप्लीटली नेचर के अंदर पाई जाने वाली चीजों को 100% आर्टिफिशियल नहीं बना सकते हो। 98 to 99% चीजें आपको नेचुरल ही एक्सेप्ट करनी होती हैं। इट मीन सबसे ज्यादा नॉलेज किसके पास हुई? सर्वज्ञानी कौन हुआ? ऑमनीसाइंस कौन है? वो नेचर, वो ईश्वर, वो भगवान, वो खुदा, उसे सब पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, कहां होता है, तो उसको हमने सर्वज्ञानी माना है। थर्ड है ओमनी प्रेजेंस। सर्वज्ञानी तो वो है, लेकिन मुझे ये बताइए कब से है वो? तो हम उसको कहते हैं कि जो टाइम है आपका बियॉन्ड द टाइम, वो समय से भी आगे है, उसका समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो था, वो है, वो होगा। इसके लिए हम एक शब्द भी यूज करते हैं कि ये अनादि और अनंत है। ना तो इसकी कोई स्टार्टिंग है, ना ही इसका कोई एंड है। जब तक हमारी सोसाइटी होगी, जब तक हमारी सोसाइटी सरवाइव करेगी, तब तक ये कंसेप्ट भी सरवाइव करेगा। हो सकता है इस सोसाइटी से पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ और चलता हो, आज कुछ और है, 1000 साल बाद कुछ और चलेगा। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि जब से दुनिया है तब से इसका एग्जिस्टेंस है, बट मैं ये कह सकता हूं जब से सोसाइटी है तब से इसका एग्जिस्टेंस है, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो हम इंसानों ने बनाया है, हमारा बनाया हुआ कंसेप्ट है। तो हमारी सोसाइटी जब से है और हमारी सोसाइटी जब तक है तभी तक ये सरवाइव करेगा, उसके बाद ये सर्वाइवल नहीं करेगा, या वॉटएवर जो भी होगा वो हमें नहीं पता। तो ये कंसेप्ट है बेसिकली ऑमनीपोटेंस, ऑमनीसाइंस, ऑमनीप्रेजेंस। जब आप गॉड को एज ए इंडिविजुअल मानते हैं, एज ए पर्सनैलिटी मानते हैं, तो उसके 3 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक है जो ये कहती है कि वो विदाउट लिमिट कुछ भी कर सकता है। एक है जो ये कहती है कि वो बियॉन्ड द नॉलेज है, खुद नॉलेज है और बियॉन्ड द नॉलेज है। बियॉन्ड द नॉलेज के 2 कैरेक्टर्स निकलते हैं, 2 इसकी विशेषताएं निकलती है। पहली बात, ये हर ज्ञान से भी आगे है, और दूसरा, मैं मेरी नॉलेज के थ्रू उसकी नॉलेज नहीं कर सकता। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। और थर्ड है कि वो बियॉन्ड द टाइम है, वो टाइम के अंदर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम उसको कोई इंपैक्ट नहीं डाल सकता। थर्ड, जब मैं उसको इंडिविजुअल नहीं मानता हूं, नॉन इंडिविजुअल या नॉन पर्सनैलिटी मानता हूं, तो वहां पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मैंने गॉड को थोड़ा सा अलग कैरेक्टर्स में डाल दिया। लॉजिकली तो मैं इसको कभी प्रूफ कर ही नहीं सकता, ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन डेवोशन है। यहां पर इन दोनों को मिक्सअप करके मैंने एक थर्ड फॉर्म बना दी है, जहां पर मैं कहता हूं कि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है, ये एक ऐसा खुदा है, ये ऐसा भगवान है जिसके बारे में मैं ये सब चीजें भी नहीं कह सकता। हो सकता है इसके अंदर इनका एग्जिस्टेंस हो, बट मैं प्रूफ नहीं कर सकता, मैं नहीं कह सकता। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि वो है तो सही, लेकिन वो कैसा है, कहां है, कब है, क्यों है, किस लिए है, वो मुझे नहीं पता। तो ये बेसिकली आपका टॉपिक है। यहां से क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो बेसिकली यही आएंगे कि जो गॉड है उसकी जो फॉर्म है वो कैसे आप उसको एलोब्रेट करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी में भी आपको ये काम आने वाली चीजें हैं, तो इसको आप रीड आउट करते चलिए।